नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है ए प्लास्टिक अनीमिया। तो ए प्लास्टिक अनीमिया जो होती है वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं उसकी डिज़ीज़ होती है। उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जो हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं वो आरबीसी बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं और प्लेटलेट्स भी बनाते हैं। तो अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाएगी तो क्या होगा? तो यही होगा कि डब्ल्यूबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी नहीं बनेंगे और प्लेटलेट भी नहीं बनेंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन को कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो यहाँ पर जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या उनका एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है। इसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। पैनसाइटोपिनिया हो गया यानी कि ना आरबीसी बन रहे हैं, ना डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, ना ही प्लेटलेट्स बन रहे हैं। अब इस बीमारी का नाम जब पढ़ते हैं तो दिखता है ए प्लास्टिक अनीमिया। तो अनीमिया पढ़ के ऐसा अपन को लग सकता है गलत तरीके से कि सिर्फ इसमें आरबीसी कम हो रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत ये होती है कि इसमें सारे के सारे ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं। यानी कि आरबीसी भी कम हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? स्टेम सेल की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ऐसा पैनसाइटोपिनिया होने लग गया? तो ये था हमारा स्टेम सेल नॉर्मल। अब उसकी ज़िंदगी में लिखा था कि उसमें म्यूटेशन होगा। तो स्टेम सेल जो था उसमें म्यूटेशन हो गया, तो उसकी वजह से कुछ अजीबोगरीब प्रोटीन उसके ऊपर एक्सप्रेस हो गए। प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाने की वजह से क्या होता है कि अजीबोगरीब प्रोटीन जब आ गए तो स्टेम सेल जो है वो अपना नॉर्मल जो फंक्शन होता है यानी कि रेप्लिकेशन और डिवीज़न वो बंद कर देता है। उसका रेप्लिकेशन कम हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन बंद हो जाता है। अब जब स्टेम सेल रेप्लिकेट ही नहीं करेंगे और ना ही डिवाइड करेंगे, ना डिफरेंशिएट होंगे, तो क्या होगा? जो बोन मैरो उसमें से सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे। सेल नहीं प्रोड्यूस होंगे तो हो जाएगी बोन मैरो की हाइपोप्लेजिया। तो इन पेशेंट के अंदर जो फाइंडिंग देखने को मिलती है वो होती है बोन मैरो हाइपोप्लेजिया। फिर दूसरी चीज़ जो होती है, जो हमारे टी सेल्स होते हैं रक्षा करने वाले, तो वो अगर इस एंटीजन की कांटेक्ट में आए तो उन्होंने देखा ओ ये तो एबनॉर्मल चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वो एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाते हैं और केमिकल मीडिएटर साइटोकाइंस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। अब ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा और ये जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ हुआ है ये क्या करता है? ये भी सेम चीज़ करता है, बोन मैरो हाइपोप्लेजिया, यानी कि फिर से जो सेल बनना है वो कम हो जाते हैं। तो पेशेंट में हो जाता है ए प्लास्टिक अनीमिया। तो ये थी कहानी कि ऐसा होता क्यों है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हमने पढ़ा, इस जानकारी का इम्पोर्टेंस ये है कि कोई सी भी ऐसी दवाई होगी जो टी सेल को कम कर देगी, इसका ये जो साइटोकाइन रिलीज़ है उसको कम कर देगी, तो यहाँ पर अपन ए प्लास्टिक अनीमिया से जो पैनसाइटोपिनिया हो रहा है उसको होने से रोक सकते हैं। तो ऐसी दवाइयों के नाम हैं, ऐसे ड्रग्स के नाम है एटीजी, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन। दूसरी दवाई जो होती है वो है साइक्लोस्पोरिन दवाई है। तो एटीजी और साइक्लोस्पोरिन। उसके बाद में जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए प्लास्टिक अनीमिया होता है वो कुछ बीमारियों के साथ में एसोसिएटेड होता है। उन बीमारियों के नाम है जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जैसे कि एक कैंसर का नाम है जैसे AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल था उसके अंदर में म्यूटेशन हो गया, थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ तो हो गया ए प्लास्टिक अनीमिया। अगर और ज़्यादा म्यूटेशन हो गया तो क्या हुआ? सेल और भी अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लग गए, तो हो गया माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक म्यूटेशन हो गया तो सेल एकदम एबनॉर्मल हो गए, वो कैंसर सेल ही बन गए, तो हो जाता है AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। फिर उसके बाद में जो ऑटोइम्यून जो ए प्लास्टिक अनीमिया है
वो एक और बीमारी के साथ एसोसिएटेड रहता है जिसको कहते हैं PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। अब इस डिजीज़ के नाम से ही पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे यूरिन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है ब्लड वेसल के अंदर में, तो हीमोग्लोबिनीमिया हुआ, ब्लड वेसल में रिलीज़ हो गया हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, और फिर वो यूरिन में भी पास हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमारी RBC के अंदर में एंटीजन होते हैं, GPI एंटीजन। इसके खिलाफ अगर ये जो T सेल एक्टिवेट हो रहे थे एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, वो T सेल इन एंटीजन के खिलाफ बन गए। जैसे ये RBC है, RBC के ऊपर में ये GPI एंटीजन है। नॉर्मली इसके खिलाफ कोई T सेल एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन अगर एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में T सेल इस प्रोटीन के खिलाफ एक्टिवेट होने लग गए तो वो क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी वजह से पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया होने लग जाएगा। तो ये बनते हैं GPI एंटीजन के खिलाफ अगर T सेल एक्टिवेट होगा। उसके बाद में देखना है कि जो बीमारी है एप्लास्टिक एनीमिया, इसके कारण क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया? तो उसमें जो सबसे पहला कॉज होता है वो होता है इनहेरिटेड, यानी बचपन से ही जन्मजात। इनहेरिटेड में भी सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है टीलोमेरेज डिफेक्ट। टीलोमेरेज का डिफेक्ट हो जाता है। अब इसको समझना है कि जो टीलोमेयर होता है हमारे यहाँ पर, हमारे सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में, हमारे नॉर्मल सेल जो है डिवाइड करते करते कुछ समय बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि उसमें जो टीलोमेयर एंड होते हैं, जो भी जीन है उसके एंड को बोलते हैं टीलोमेयर, उसकी जो लंबाई है वो शॉर्ट होने लगती है हर डिवीज़न के बाद। ये ऐसे शॉर्ट, फिर और शॉर्ट, फिर और शॉर्ट। तो इसकी वजह से एक टाइम आता है सेल मर जाता है। लेकिन जो हिमोटोपोएटिक स्टेम सेल है उनके अंदर में ऐसा नहीं होता। वो एक डिवीज़न करते हैं, फिर नेक्स्ट में सेम चीज़ होती है, टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन रहती है, फिर नेक्स्ट में टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन रहती है, हर डिवीज़न में टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास टीलोमरेज एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी बरकरार रहती है, इसलिए वो डिवाइड करते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर टीलोमेयर की एक्टिविटी कम हो गई, तो टीलोमरेज एंजाइम उसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल भी बाकी सेल्स की तरह अपना जो ये टीलोमेयर है उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे और उसको भी डेथ होने लग जाएगी, इसलिए वो बाकी सेल्स नहीं बना पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इनहेरिटेड कॉज होता है वो होता है फैंकोनीज अनीमिया। फैंकोनीज अनीमिया जो होती है वो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसके अंदर में होता है DNA जो रिपेयर करने वाला जीन है उसके अंदर में डिफेक्ट हो जाता है। DNA जीन रिपेयर जीन का डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? इसकी वजह से इन पेशेंट में किडनी का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, स्प्लीन का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, तो हाइपोप्लेजिया ऑफ द किडनी एंड स्प्लीन। और फिर इनमें बोन डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे इनमें रेडियस बोन गायब रहती है, उसमें डिफेक्ट रहते हैं, और थंब की जो बोन्स रहती है उसमें डिफेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट जो कारण होता है एप्लास्टिक एनीमिया का वो होता है एक्वायर्ड, यानी कि पैदा होने के बाद हुआ। एक्वायर्ड में भी जो मोस्ट एक तो होता है इम्यून मीडिएटेड, और दूसरा कारण होता है कि हमें नहीं पता, यानी कि कारण है लेकिन हमें नहीं पता, और इतनी एडवांसमेंट के बाद भी कारण नहीं पता अपन को, तो ऐसी इस चीज़ के लिए, यानी कि जिसका कारण हमें नहीं मालूम, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा टर्म इस्तेमाल करते हैं अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए, वो होता है इडियोपैथिक।
तो इडियोपैथिक जो होता है मोस्ट कॉमन कारण होता है एप्लास्टिक एनीमिया का। फिर उसके बाद कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी कि दवाइयाँ हो सकती हैं। केमिकल्स बोल रहे हैं, उसमें दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि एप्लास्टिक एनीमिया करा सकती हैं, और उनमें से होगी कुछ तो होगी डोज रिलेटेड, और कुछ होती हैं डोज अनरिलेटेड। डोज रिलेटेड और डोज अनरिलेटेड में क्या फ़र्क है कि कुछ दवाइयाँ होंगी कि जिनका डोज अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो जितना ज़्यादा डोज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एप्लास्टिक एनीमिया होने का ख़तरा रहता है, उतना ज़्यादा एप्लास्टिक एनीमिया होने का ख़तरा रहता है। लेकिन डोज अनरिलेटेड में क्या होगा कि अगर अपन पहली दफ़ा भी दवाई देंगे तो भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसको कहते हैं डोज अनरिलेटेड। तो डोज रिलेटेड में कौन सी दवाइयाँ आती हैं? कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ आती हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, फिर एंटी मेटाबोलाइट्स आ सकती हैं, और आ सकती है क्लोरैम्फेनिकॉल। और डोज अनरिलेटेड में आ सकती हैं गोल्ड सॉल्ट्स, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते थे, और क्लोरैम्फेनिकॉल अगेन। तो क्लोरैम्फेनिकॉल जो है दोनों में आती है, यानी क्लोरैम्फेनिकॉल का अगर अपन ज़्यादा डोज देंगे तब भी हो सकता है, और पहली दफ़ा देने से भी क्लोरैम्फेनिकॉल के कारण एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसी वजह से आजकल जो क्लोरैम्फेनिकॉल है उसको यूज़ करना कम प्रेफर किया करते हैं। ऐसा इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है वो होता है फिज़िकल एजेंट्स। फिज़िकल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशन को हो गया, एक्सपोजर हो गया, जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, या फिर अगर कोई थेरेपी के लिए रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तब एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। फिर कुछ वायरसेस की वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, पार्वो वायरस, फिर एप्स्टीन बार वायरस। इन सब की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, बल्कि पार्वो वायरस की वजह से तो एप्लास्टिक क्राइसिस तक हो जाती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स तो ये जो बीमारी रहती है वो एज और सेक्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी किसी भी एज के या किसी भी जेंडर के जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर में ये हो सकती है बीमारी। अब इसमें जैसा कि पेशेंट इस बीमारी में हो रहा था कि पैनसाइटोपिनिया हो रहा था, तो इन पेशेंट में पैनसाइटोपिनिया के फीचर्स आएंगे, जैसे कि अगर आरबीसी कम हो गई है, आरबीसीज कम हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को आएगा फैटीग होगा, वर्क कैपेसिटी करने की वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद में जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से पेशेंट में इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, बुखार आएगा पेशेंट को, और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आएगी, जैसे कि पेटिकिया और परप्यूरा। जो ख़ास बात इन पेशेंट में ध्यान में रखनी है एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में, कि यहाँ पर जो स्प्लीनोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली इज़ नेवर, बोल्ड में लिखा है, नेवर सीन, यानी कि इन पेशेंट के अंदर में स्प्लीनोमेगैली कभी नहीं मिल सकती, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर स्प्लीनोमेगैली है तो अपन बिल्कुल कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि उनको एप्लास्टिक एनीमिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगेली कभी नहीं मिलती, और ये एम्स में सवाल पूछा गया था। फिर उसके बाद में अपन को बनाना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ की ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसके अंदर में जैसा कि पहली पढ़ा कि पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है, और इनके जो पेरिफेरल स्मीयर है या फिर अपन रेटिकुलोसाइट्स देखेंगे तो रेटिकुलोसाइट्स का काउंट इनमें कम देखने को मिलेगा। तो जो बुक में लिखा रहता है वो है रेटिकुलोसाइटोपिनिया। रेटिकुलोसाइटोपिनिया क्योंकि यहाँ पर जो सारे के सारे लाइंस ऑफ सेल कम हो रहे हैं, इसलिए जो रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेटिकुलोसाइटोपिनिया इज़ द रूल। दूसरा, इनमें जो आरबीसी बनी, जो बची कुची आरबीसी हैं, एक तो पहले आरबीसी कम हो रही हैं और दूसरी जो बची हुई हैं तो उनका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इनको कहते हैं मैक्रोसिटिक, और उनका जो कलर है वो भी नॉर्मल किस्म का होता है, तो इसलिए इसमें होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, क्योंकि कलर्स नॉर्मल है, और मैक्रोसिटिक आरबीसी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में ब्लड के बाद में अपन कर सकते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन में बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, और अपन कर सकते हैं बोन मैरो की बायोप्सी। बोन मैरो की बायोप्सी कर सकते हैं। अब बोन मैरो में जब एस्पिरेशन करेंगे तो नॉर्मली बोन मैरो में जब एस्पिरेट करते हैं तो उसमें ब्लड निकल के आता है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ब्लड भरा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो जो ब्लड के सेल्स है वो तो बन ही नहीं रहे, तो नॉर्मली अपने बोन मैरो के अंदर में जो रेशियो होती है ब्लड के सेल्स की और फैट सेल्स की वो 1:1 रहती है। लेकिन यहाँ पर ब्लड के सेल बिल्कुल ना की मात्रा में बन रहे हैं, इसलिए फैट सेल होंगे, तो बोन मैरो एस्पिरेशन जब करेंगे भी तो कुछ भी बाहर निकल के नहीं आएगा, बहुत ही कम सी चीज़ आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई टैप। यानी कि बोन मैरो एस्पिरेशन के अंदर में कुछ भी खास चीज़ नहीं आई, कुछ भी निकल के नहीं आया, यानी कि ऐसी सूखा कुछ भी नहीं निकला, तो इसलिए बोन मैरो एस्पिरेशन अपनी जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे। बोन मैरो की जब बायोप्सी करेंगे अपन तो उसमें जाहिर सी बात है कि बोन मैरो है वो हाइपोसेल्यूलर होगी, हाइपोसेल्यूलर। तो यहाँ पर देखने को मिला पैनसाइटोपिनिया प्लस हाइपोसेल्यूलर मैरो, ये देखने को मिला। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर भी पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ अलग रहती है, जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जैसे कि ल्यूकीमिया। तो इन बीमारियों के अंदर में भी पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी जो बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे तो बोन मैरो निकल के आएगी हाइपर सेल्यूलर, में सेल्स बड़े होते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पर पैनसाइटोपिनिया दोनों में मिल रहा है, लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया में हाइपोसेल्यूलर बोन मैरो है और इन सिंड्रोम्स में हाइपर सेल्यूलर बोन मैरो है। फिर उसके बाद में तो बोन मैरो बायोप्सी की अगर अपन हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड देखेंगे तो ये जो बोन मैरो की स्लाइड है वो नॉर्मल इंडिविजुअल की है। इसमें फैट सेल दिख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पर बीच बीच में सेल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो रेशियो है 1:1 की नज़र आ रही है। लेकिन ये जो है, ये वाली जो बोन मैरो की स्लाइड है वो है ए प्लास्टिक एनीमिया की। इसके अंदर में अपन को बिल्कुल बहुत ही थोड़े से जगह पे सेल्स नज़र आते हैं, बाकी ये सारे फैट सेल्स ही हैं, ये जो वाइट कलर के हैं
पूरी जो बोन मैरो है वो फैटी फैट से भरी हुई है। तो यहाँ पर हाइपोसेल्यूलर बोन मैरो हो चुकी है। तो इस यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के थ्रू। अब इन पेशेंट का अपन को इलाज करना है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो यही होगा, क्योंकि बोन मैरो काम नहीं कर रही है, इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। और एल्डरली पेशेंट जिनके अंदर में अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, तो उसमें हमें ड्रग्स देनी पड़ सकती है, जैसे कि अभी पड़ी थी, ताकि टी सेल की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन और साइक्लोफ्लोरिन। तो ये थी कहानी एप्लास्टिक एनीमिया की। अल्हम्दुलिल्लाह।